हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी की हॉस्टल वार्डन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने भारत का करंट अफेयर वाला पोर्शन 2 लेक्चर किए हैं। आज हम उसी के लिए तीसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं। 15 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इन्हें आप ज़रूर देखिए, समय निकाल कर, ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट में जो है लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए सीधे हम जो है चालू करते हैं हमारे लेक्चर्स, और जल्द ही हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के भी लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 112 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल पुरुष विजेता कौन रहा। यहाँ पर इससे पहले देख लेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, AFWU। ये जो साल में हमारे यहाँ मतलब विश्व में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि संबंधित हैं टेनिस से। इनका यही क्रम है। जनवरी के या फरवरी के माह में आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन होते दिखेगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन मई के आसपास हो जाता है, और अभी जो है रिसेंट में यूएस ओपन हुआ है। तो ये क्रम है AFWU। ठीक, इसमें अगर देखेंगे तो ये होता है आपका क्ले में, ये होता है आपका ग्रास कोर्ट में, ये होता है क्ले में, ये सिंथेटिक कोर्ट, ये भी सिंथेटिक कोर्ट। तो ध्यान रखेंगे। तो 112वें ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल इसका विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर नाम के जो खिलाड़ी हैं, और कहाँ के? ये इटली के ये विजेता हैं। अगला प्रश्न हम देखें, महिला में अगर देखें कौन विजेता रही यहाँ पर, तो आर्यना सबालेंका बेलारूस की जो है ये विनर रही। और यूएस ओपन अभी कल या परसों में ही जो है महिला, इसमें भी तो जो है इनकी ही विजय हुई है यूएस ओपन में भी। खैर यूएस ओपन अभी चल रहा था तो इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, पेपर सेट हो गया होगा। तो देख लेंगे जेनिक सिनर और महिला सबालेंका, ये पहला होता है आपका ग्रैंड स्लैम। इसमें पुरुष युगल जो डबल्स जो होता है पुरुष में, वो कौन जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन, ये दोनों जो है इनकी जोड़ी जो पुरुष या मेल डबल वाला जो रहता है उसमें जीते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या बोल रहा है? 123वां फ्रेंच ओपन, इसमें कौन जीता पुरुष एकल में? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कार्लोस अल्कारेज जो है स्पेन के हैं, ये विजयी रहे। ठीक, अगला इसी में फीमेल में अगर देखें कौन जीत रही है, तो ईगा स्वियातेक ये विजयी रही हैं। ठीक है, देख लेंगे ईगा स्वियातेक और कार्लोस अल्कारेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम, क्या है? 137वां विंबलडन कौन जीता है पुरुष एकल में? वापस से कार्लोस अल्कारेज जीते हैं। इनने जो है हराया किसको? तो नोवाक जोकोविच को। वहीं महिलाओं में अगर देखेंगे तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक की है, ये जीता। इसको याद कर लेना यार, सीधे सीधे, है ना, बिना टाइम गवाए इसे याद कर लेना। देख लो कहाँ पर हो रहा है, तो लंदन में इसका आयोजन हुआ है, ग्रास कोर्ट में होता है। और वही चीज़ मैंने बताया, कार्लोस अल्कारेज, और महिलाओं में बारबोरा, और इसमें जो है कार्लोस अल्कारेज ने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं उनको परास्त किया। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जो है कितने खिलाड़ियों को दिया गया? भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे का पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व में इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हाल ही में जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये 2 लोगों को दिया गया, 2 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के जो मेल्स डबल में आते हैं, पुरुष युगल में आते हैं, उन्हें दिया गया है। अभी हम देखेंगे उनके बारे में। यहीं पर हम देखेंगे कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुना पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया इस साल। तो इस साल ये भी खेल से संबंधित है, 26 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया, अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, 2 खिलाड़ियों को दिया गया। अर्जुन जो है अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिया गया। कौन है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों बैडमिंटन में डबल पार्टनर है, इनको दिया गया है। ध्यान रखेंगे इनके बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉन टेनिस में पुरुष में गोल्ड मेडल किसे मिला? पुरुष का है ये, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, इन्हें मिला है। ध्यान रखेंगे, सबसे उम्र दराज हैं और इनका पहला पदक है ओलंपिक में। और सबसे ज़्यादा जो है नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम जीतने का, भी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। तो प्रथम बार जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, किसमें? गोल्ड मेडल ओलंपिक में।
आईसीसी वनडे जो अभी 2023 में हुआ था भारत में, वो कौन से नंबर का था? तो 13वें क्रम का जो है आईसीसी वनडे टूर्नामेंट था, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2023 में भारत में हुआ था। 14वां नंबर का जो होगा 27 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। और 15वें नंबर का 2031 में भारत और बांग्लादेश का। ये कुछ एशियाई खेलों का भी दिया है डिटेल। 20वां 2026 में नागोया जापान में, 21वां 2023 में दोहा कतर में, 22वां 2034 में रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं आईसीसी वनडे भारत में कौन से क्रम का होगा? वुमेन्स वाला। तो ये जो है 2025 में होने वाला है और ये होगा 13वें क्रम का। ध्यान रखेंगे 13वें क्रम का वनडे वुमेन्स ना, कंफ्यूज दोनों 13वां है इसलिए बताया। ठीक, 22 में हुआ था न्यूजीलैंड में और 25वां होगा भारत में। अगला देखते हैं T20 2026 कहाँ होगा? तो भारत व श्रीलंका। अब भी 2024 में हुआ जिसको भारत ने जीता, इसके ऊपर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। दूसरा T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, जिसके बारे में डिटेल में हमने जो है बात कर चुके हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत व श्रीलंका का 2026 में होगा। कमेंट करके बताएं कि 2024 का कहाँ आयोजन हुआ था, पहली बार जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था वहां पे। तो खैर दिख ही गया ये, है ना। तो अमेरिका व वेस्ट इंडीज में 2024 में हुआ था 9वें क्रम का। 2026 का भारत व श्रीलंका में, 28 का 11वें क्रम का होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और 30 इंग्लैंड आयरलैंड व स्कॉटलैंड में होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 2023 में T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का कहाँ खेला गया था? तो दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, ये दिया है 23 का। फिर 24 का बांग्लादेश में, 26 का इंग्लैंड में और 27 का श्रीलंका में होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। UNFCCC का 28वें क्रम के सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है एक ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, और COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो है 1992 में इसका गठन हुआ है। तब से जो है हर साल जो है कहीं ना कहीं इसकी बैठक का आयोजन होते रहता है। ये 28वें क्रम की बैठक हुई, और ये कहाँ हुई? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्देश्य रहता है कि पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अभी जो अरब में हुआ, यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि इस सदी के अंत तक हमको जो है वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है। और ये कहाँ से निकल के आए? 1.5 डिग्री के अंदर रखना है। तो पेरिस में 2015 में जो बैठक हुई थी, इसी में ये तय किया गया था। अब इसी पे फिर से फोकस किया गया इस बार फिर से। ठीक, तो वही चीज बोल रहा है कि पेरिस समझौते में ये लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लिया था। 1.5 डिग्री तक सीमित करना है, ये समाधान तक पहुंचना है, ये तय किया गया फिर से। भारत का सबसे लंबा ब्रिज किसके नाम पर रखा गया है? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है ना। सेवरी से न्यावा शेवा के बीच में है। लॉन्गेस्ट ब्रिज रिवर ब्रिज है। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। लगभग 21 किलोमीटर की लंबाई है और इसमें 6 लेन है, 6 लेन है। ध्यान रखेंगे। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने का ये किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती है ना। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है इंद्रावती, बस्तर से बहती है। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हैती जो है ये एक करीबियाई देश में से एक है। यहाँ पे जो है सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई है, तो यहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, वही है। तो कब ये चालू किया? शुभारंभ तो नहीं होगा, आरंभ कब हुआ? 21 मार्च को, है ना। हैती, इनकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से भारतीय नागरिकों को जो है निकलवाने की कोशिश की गई। ठीक, चलो हैती के बाद अगला देखते हैं हम। ये कुछ ऑपरेशन जो साल भर में हुए, पूछे जा सकते हैं। वही ऑपरेशन अजय, हमास और इजराइल का युद्ध हो गया, तो वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में गृह युद्ध से निकालने के लिए गंगा। यूक्रेन रूस का जो युद्ध हुआ उससे संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में तालिबान जब कंट्रोल में आ गया तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, तो वहां भारत ने जो है राहत अभियान चलाए थे, उससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखते हैं और क्या है।
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है या कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका आयोजन हो रहा है दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है 46वें सत्र का। ध्यान रखेंगे पहली बार जो है भारत को जो है ये आयोजन करने का मौका मिला है और ये हुआ कब? 21 से 31 जुलाई के बीच में दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व धरोहर समिति जो है ये उन स्थलों का चयन करती है जो विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं और इसमें 21 देश हैं फिलहाल, ठीक, समिति में। आगे देखते हैं यूनेस्को के द्वारा जो है भारत का कौन सा स्थल चयनित किया गया है, साथ में ये कौन से? तो अभी रिसेंट में कौन सा है? तो असम में एक स्थान है, मोइदम्स कहा जाता है, 43rd नंबर का है ये भारत का, है ना, ध्यान रखेंगे 43rd नंबर का है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, असम में है। सराई देव शिव सागर असम में सांस्कृतिक श्रेणी में आता है, ठीक, जो अभी जो बैठक हुई थी उसमें इसको चिन्हांकित किया गया। 41वां किसको घोषित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे शांति निकेतन, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनसे संबंधित या उनका आश्रम था शांति निकेतन, इसे भी जो है घोषित किया गया, सांस्कृतिक श्रेणी में आएगा ये, वही चीज लिखा है, कलकत्ता के पास है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, 42वें क्रम का क्या था? तो होयसाला मंदिर है ना, ये जो है नागर और द्रविड़ शैली के खूबियों से, दोनों शैली का जो है इसमें खास विशेषताएं दिखती है और ये मंदिर उसी से निर्मित है, ठीक। तो कर्नाटक में है, सांस्कृतिक श्रेणी में है, 42वें क्रम पर आया है। फिर हाल ही में जो है किस भाषा को जो है नवीन शिक्षा नीति के तहत हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनने इसको शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया? तो फारसी या पर्शियन है। तो ध्यान रखेंगे अभी तक हमारे देश में 9 जो है कल्चरल लैंग्वेज हो गई हैं, तो ये 9वें क्रम की भाषा को दर्जा प्रदान किया गया क्लासिकल लैंग्वेज का। तो शास्त्रीय भाषा में अगर हम देखें तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस हैं उसमें से ये जो 6 भाषा उसमें शामिल है, ऐसी भाषाएं जिसका शास्त्र है, जिस पर काफ़ी सारा काम हो चुका है, ऐसी भाषाओं को दर्जा दिया जाता है। और इस नीति के तहत पाली और प्राकृत को पहले ही संरक्षित करने का घोषणा कर दिया गया है और अभी जो है 9वें क्रम में फारसी को भी ये दर्जा दिया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, है ना, कौन सी है? तो फारसी, ठीक। अगला इसमें और देख लें कि कुल कितनी भाषाएं हैं, तो देख लोगे तमिल सबसे पहले जो है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई थी, तमिल के बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया ये 2014 में घोषित की गई है, 2020 में पाली और प्राकृत और अभी रिसेंट में पर्शियन या फारसी को घोषित किया गया है। तो ये 9 हमारी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक। तो ये कुछ 22 क्वेश्चन और हो गए, तो लगभग 50+ हमने क्वेश्चन देख लिए हैं जो इंडिया करंट के। तो ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपनी प्रिपरेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसे अगर आपको पीपीटी चाहिए होगा तो मांग लेंगे, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और इसके साथ ही 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ जीएस वाला पोर्शन, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला पोर्शन भी हम डाल दें। इसके अलावा पेपर के पहले हम और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो डालेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, छत्तीसगढ़ वाला भाग लेकर हम आएंगे, तो अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। मिलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।